हमारे मंडल विकास निगम के हमारे अध्यक्ष श्री केदार जोशी जी, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज सामंत जी और हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष कमल मेहरा जी, विनोद भाजी और राना जी, वीरेंद्र सिंह जी, हमारे प्रत्याशी हैं, अजय टमका जी भी नजर आ रहे हैं, सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे प्रदेश के महामंत्री जनप्रतिनिधिगण जो हमारे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और गांव हो सकते हैं, सभासदगण हो सकते हैं। मैं आज रैली विकास पंत जी को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ और आप सब कार्यकर्ता हमारे बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता हैं, प्रमुख कार्यकर्ता हैं, आप सब लोगों को इस अच्छी रैली के लिए, सफल रैली के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा काल और कालखंड में भी कैसे हम तकनीक का सहारा लेकर एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं इस वर्चुअल रैली के माध्यम से। और फिजिकली हम बहुत दूर हैं, ये बात सच है, लेकिन हम मानसिक रूप से एक दूसरे के बहुत करीब हैं, बहुत नजदीक हैं। काम कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ सकते हैं, वो सब इन 3-4 महीनों में हमने बहुत बेहतरी से सीखा है। प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल इंडिया आह्वान किया कि पूरा देश, गांव ये डिजिटली आपस में जुड़े, इसका मतलब ये है हम सब डिजिटली आपस में जुड़े। और इस अवसर पर आज हम देख रहे हैं, जब उन्होंने इस बात का आह्वान किया था कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, आज हम उनके उस अभियान का अंग बने। आज हम के माध्यम से हो रही हैं। मैं आपसे बात शुरू करना चाहूंगा क्योंकि अपने पड़ोस में मित्र राष्ट्र नेपाल है और चीन से भी सीमाएं लगी हुई है। पिथौरागढ़ जिले का एक क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। नेपाल हमारा है और विश्वास करते हैं। आज कुछ दिक्कतें वहां पर नेपाल के लोग हैं, चाहे भारत के लोग हैं, हमने देखा कि नेपाल के लोग किस तरह से का विरोध कर रहे हैं, वो हम सब देख रहे हैं।
उससे साबित होता है कि हमारे रिश्ते कितने गहरे हैं और हम कितने एक दूसरे के करीब। आज चाइना ने कहा है कि वो पीछे हटने के लिए तैयार है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो पूरी 2 मई से पहली स्थिति में जाने के लिए तैयार हुए हैं। चाइना की आक्रामकता का कारण जो लिपू लेक पास तक जो सड़क हमने बनाई है वो भी एक बहुत बड़ा। लद्दाख में जो सड़कें आज भारत में दूर क्षेत्रों तक बनाने का काम किया है अपनी सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और नाथुला तक ऑल उधर रोड बनी है, अरुणाचल की सीमाएं हैं। आज भारत की मजबूती को देख करके चीन परेशान है। भारत आत्मनिर्भर भारत का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। लोकल के लिए वोकल का आह्वान किया। इन सारी परिस्थितियों से चीन को लगता है कि मैं अपना माल कहां मार्केट करूंगा, और इस कारण आज चीन परेशानी में है। कोविड के कारण भी तमाम दुनिया के देशों का जिस तरह से दबाव चाइना के ऊपर पड़ा है, वो अपने देश की जनता को सच्चाई बताने से छुपा रहा है, और उसके कारण चाइना में आंतरिक विरोध तेज हुआ है। और इसलिए ध्यान बटाने के लिए इस तरह की हिमाकत चाइना ने किया है। लेकिन भारत के नौजवान हमारे सैनिकों ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसकी वीरता के इतिहास में, बलिदान के इतिहास में एक नई परंपरा हमारे सैनिकों ने खड़ी की है। और आज इस अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके एक एक खून की कीमत वसूलने का काम भारत करेगा, ये हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। भारत 1962 का नहीं है। भारत आज की दृष्टि से दुनिया के 5 महाशक्तियों में है। चाहे हवा में लड़ाई लड़नी हो, में लड़ाई लड़नी हो, आज हमारी सेना सक्षम है। उसके मित्रों, चीन को आज वापस कदम खींचने पड़े। मैं जनरल मलिक साहब का एक बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा इस समय आवश्यकता इस बात की है कि चाइना ये समझे कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है, तो चाइना अपने आप पीछे हट जाएगा। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज हमने वो चीज देखी है। जनरल मलिक का वो बयान कि भारत डटा रहे, चाइना भाग जाएगा, वो स्थिति आज हम सब ने देखी है। और भारतीय सेना आज पूरे सम्मान के साथ आज देश की सीमाओं पर खड़ी है और चाइना को वापस जाना पड़ रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है और चाइना भी यह समझ गया होगा कि अब वो भारत नहीं है। और मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू में ही कहा था कि हम अब 1962 का भारत नहीं है। इसलिए हमें अपने सेना पर पूरा विश्वास है, अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास है कि भारत अब झुकेगा नहीं। वो आज भारत ने साबित करके दिखाया है। अपने तमाम उन सैनिकों को हम एक बार फिर याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया।
हमारे सैनिक जो सीमाओं पर, उन बर्फीली चोटियों पर, उन बर्फीली हवाओं में, उन बर्फीली नदियों में जिस तरह से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि सारा देश आपके साथ खड़ा है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। यही नहीं तो तमाम उन गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन, निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था की। जो प्रवासी हैं, जो वापस लौटे हैं, उनके लिए भी 5 किलो चावल, 1 किलो दाल पर यूनिट वो उन्होंने पूरे देशवासियों को की, ताकि इस संकट की घड़ी में भी और जब हजारों लाखों लोगों का रोजगार समाप्त हो गया, ऐसे में कोई भूखा पेट न सोए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए गांव अंतिम छोर तक, देश के अंतिम छोर तक राशन पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने किया है। मैं इस अवसर पर अपने कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना देवतुल्य कार्यकर्ता जो हम कहते हैं, उसको उन्होंने साबित किया है। जिस तरह से एक एक व्यक्ति तक उन्होंने पहुंच बनाई, उनके लिए राशन पहुंचाने का काम किया। तमाम अस्पतालों में जब कोविड पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, तो केवल तन, मन और धन से ही नहीं, तो बल्कि हमारे युवा मोर्चा ने जगह जगह पर रक्तदान के शिविर लगाए और रक्तदान के अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं, लेकिन साथ में ये भी कहता हूं कि लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी ये संघर्ष जारी है। कब तक चलेगा कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसे में हमें आगे भी तैयार रहना है कि हमें अपने समाज बंधुओं की सेवा के लिए, उनकी हर संभव मदद करने के लिए हमको तैयार रहना है। इसलिए राज्य सरकार ने जो आप सब देख रहे हैं, हमारी जो रिकवरी रेट है, जो परसों तक 61% करीब था, आज 64% से अधिक हुआ है। हमारे यहाँ जो टेस्टिंग थी, आज हम लगभग 1600-1700 टेस्टिंग पर डे कर पा रहे हैं, जबकि हमारे पास शुरुआत में कोई भी हमारे पास नहीं थी। आज हमने तमाम जो सरकारी लैब हैं उनकी तो संख्या बढ़ाई ही है। ट्रूनेट मशीनें भी हमको 16-17 भारत सरकार से मिली हैं। छोटी छोटी मशीनें हैं, उनके माध्यम से हमने टेस्टिंग का काम प्रारंभ किया है। एजेंसी हैं, उन पर भी हमने टेस्टिंग की अपनी क्षमता बढ़ाई है। हम ये चाहते हैं कि टेस्टिंग की क्षमता हमारी और अधिक बढ़े, क्योंकि इस बीमारी में लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं और इसलिए बीमारी का पता सामने नहीं आ रहा है। वो कितने को संक्रमित कर रहा है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हम अपनी ताकत, टेस्टिंग की ताकत हम लगातार बढ़ा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम एक सप्ताह के अंदर अंदर 2000 से ऊपर लोगों की जांच ये हम प्रतिदिन कर पाएंगे। अभी हमारे पास 7000 से ऊपर पेंडेंसी थी, वेटिंग में थे टेस्टिंग। आज हम 3600 के करीब हैं और मुझे लगता है कि 3 दिन में हमारी जो वेटिंग है वो समाप्त हो जाएगी और हम पर डे जितना भी लोग सैंपल लेंगे उनकी जांच हम उसी दिन करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन हमें जांच अपनी बढ़ानी है, उसकी ताकत हमको अपनी बढ़ानी है। मित्रों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार से हमको बहुत सहयोग इसमें मिला है और मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे पास कोविड फंड में कोई कमी नहीं है।
कोई कमी हमारे पास कोविड से लड़ने के लिए नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास संसाधन है। हमारा आज हर जिले में हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं, आज हर जिले में हमारे पास वेंटिलेटर हैं। हमने 5-6 गुना तक इन 3 महीनों में अपनी क्षमता बढ़ाई है। जहां हमारे पास 1100 से कम डॉक्टर थे 3 साल पहले, आज हमारे पास 2400 से अधिक डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स की भर्ती हम कर रहे हैं। तमाम जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उसके लिए हमने सभी सीएमओज को अधिकार दिए हैं, जिलाधिकारियों को प्रशासक बनाया है कि आप तुरंत जो भी कमी आपको दिखती है, जो भी आपकी आवश्यकता है, आप अपने स्तर पर वहाँ पर टेम्पररी भर्ती कर सकते हैं। जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, सेना से हों या रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हों, उनको भी आप ले सकते हैं। इस तरह का अधिकार आज हमने अपने जिलों को दिया है। हमने अपने जो हमारे प्रधान लोग हैं, हमारे राज्य ने अपने प्रधानों के अधिकार बढ़ाए हैं और उन्होंने जिस तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, आज जिस तरह से लोग पुलिस प्रशासन की तारीफ करते हैं, डॉक्टर्स की तारीफ करते हैं कि एक मानवीय चेहरा जो देखने में आया, जब लोग भाग रहे थे, जब लोग पेशेंट को के संदेह होने पर ही भाग जाते थे, खांसी जुकाम लगता है तो भागने लगते थे, ऐसे में हमारे जो वॉरियर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, हमारी आशाएं हैं, हमारी आंगनवाड़ियां हैं, जिस तरह से उन्होंने और जिस साहस के साथ उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, जिस तरह से उन्होंने इस कोविड को रोकने में अपने भूमिका का निर्वहन किया, उसी तरह से आज उनकी तारीफ हो रही है। लोग फूल बरसाकर उनका स्वागत करते हैं, वॉरियर्स कह करके उनको सम्मानित करते हैं। वहीं इस समय प्रधानों का, जनप्रतिनिधियों का कितना संवेदनशील रवैया सामने रहा है, उसकी भी तमाम प्रशासन में प्रशंसा हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि जिले से लेकर के चीफ सेक्रेटरी हों, हम लोगों का तो टच रहता ही है, लेकिन आज जो रिपोर्टिंग फील्ड से मिलती है वो बहुत ही सराहनीय है। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे प्रतिनिधिगण हैं, गांव के प्रधान हैं या अन्य हैं, हम उनकी भी जरूर, इस अवसर पर उनकी भी पीठ हम लोगों को जरूर थपथपानी चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अगर हम ट्रेड्स को छोड़ दें और एग्रीकल्चर को छोड़ दें तो तमाम रोजगार की व्यवस्था उसमें की गई है। लेकिन आपकी सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रदेश में लागू की है और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मतलब है कि उसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जहां पर आप रोज सैकड़ों उद्योग आप उसके माध्यम से अपने गांव में कर सकते हैं, अपने घर के पीछे, अपने किचन गार्डन में कर सकते हैं। कोई भी लगभग 150 के करीब योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कवर होती हैं, जिनमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से ऋण अपने काम प्रारंभ कर सकते हैं। हमने जो बसेस जो खरीदना चाहते हैं वो तो हम पहले ही कर चुके थे कि हमने 50% सब्सिडी पर बस देने का, जो पहले 30% था उसको हमने 50% किया। वो हमने जो भी ऐसा कोई रोजगार करना चाहता है वो कर सकते हैं। हमने बाइक टैक्सी, ऐसे हमने बाइक टैक्सी का भी हमने के लिए भी हमने लोनिंग की व्यवस्था की है और इसे 2 साल तक जो ब्याज की किस्त होगी वो राज्य सरकार वहन करेगी। उसमें 2 साल तक किसी भी बाइक के मालिक को इंटरेस्ट नहीं पे करना है, वो उसका इंटरेस्ट ये राज्य सरकार वहन करेगी। 10,000 लोग, 15,000 लोग, 20,000 लोग जो ऋण लेंगे, और ऋण भी जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है वहां से उनको ऋण की उनके लिए व्यवस्था की है ताकि किसी तरह की दिक्कत उनको ना हो। सभी जिलाधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप जो काश्तकार, जो नौजवान कोई काम प्रारंभ करना चाहता है तो बैंकों के साथ हमारी लाइसेंसिंग ठीक होनी चाहिए। जिला लेवल के जो लीड बैंक हैं, जो वहां पर बैंक के अधिकारी हैं, बैंकर्स हैं, उनके साथ जिलाधिकारी स्वयं बैठ करके
और उनको ऋण दिलाने की व्यवस्था करेगा। हमने कहा है कि उत्तराखंड के लोग ईमानदार लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं, मेहनती लोग हैं। कोई एक पैसा बैंक का मारने वाला नहीं है, कोई बैंक का पैसा मारेगा नहीं, एक एक पैसा वापस लौटाएगा। आप उनके साथ विश्वास करें, उन पर विश्वास करें और उत्तराखंड की प्रगति में आप अपना योगदान दें। इस संकट काल में आप सहयोगी की भूमिका में सामने आए। मित्रों, हमने राज्य में अटल आयुष्मान योजना प्रदेश में लागू की और इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के 23 लाख परिवारों में से लगभग 16 लाख परिवार अभी तक इससे जुड़े हैं। यानी कि 16 लाख परिवार आज इस योजना का लाभ ले रहे हैं। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज हमने अपने प्रदेश वासियों को दिया। ये देश का पहला राज्य है जहां पर संपूर्ण प्रदेश के जिनके कार्ड होल्डर हैं वो आज इस योजना से आच्छादित हैं। अभी तक इस योजना में 1,82,000 लोगों ने इस योजना 1,82,000 लोगों ने और 162 करोड़ रुपया इस पर हमने खर्चा किया है। पिथौरागढ़ जनपद की मैं आपको बताऊं तो पिथौरागढ़ में 4,607 लोगों ने निःशुल्क उपचार कराया है और 2 करोड़ 81 लाख रुपया अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ के जो ऐसे गरीब लोग थे जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया उन पर राज्य सरकार ने खर्चा किया है। पिथौरागढ़ जनपद में 1,60,000 लोगों के पास गोल्डन कार्ड हैं और पिथौरागढ़ की जो कुल जनसंख्या है 3,65,00,000 है। इसका मतलब ये हो गया कि लगभग आधे से अधिक लोगों ने वहां पर गोल्डन कार्ड बनाए हैं जो इस योजना से आच्छादित हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं इनको हम लोग इस बात को हम घर घर तक पहुंचाने का हम लोग काम करें। जो पिथौरागढ़ में जो काम हुए हैं और जो स्वीकृतियां दी गई हैं उनमें चाहे मैं अभी लेटेस्ट शुरू करूं तो पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज जिसके लिए पैसे भी रिलीज कर दिया गया है, कार्यदायी संस्था भी आवंटित कर दी गई है और पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज मैं समझता हूं कि हमारी कोशिश होगी कि बहुत जल्दी इसको तैयार करें। लेकिन इस बीच में हमने उत्तराखंड का पहला जिला अस्पताल है जहां पर आईसीयू बनाया गया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया गया। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में बहुत बेहतरीन आईसीयू की शुरुआत हमने पिथौरागढ़ से की और आज हर जनपद में हमारे आईसीयू हैं, वेंटिलेटर लगे हुए हैं, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं आज हमने अपने राज्यों में अपने जिलों में बढ़ाने का काम किया है। जो पेयजल योजना है, आंवला घाट पेयजल योजना है और वहाँ पर थर झील का भी मुझे लगता है कि काम प्रगति पर होगा। हमारी कोशिश है कि जो हम आज नदियों से जल खींच रहे हैं, स्रोतों से जल खींच रहे हैं, उनकी भी एक लिमिट है और इसलिए वर्षा जल का संचय करके हम लोग अपने पेयजल की आपूर्ति करेंगे और वर्षा जल स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। उसमें मिनरल्स होते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं। स्वच्छ जल माना जाता है वर्षा जल और इसलिए झील वहां पर मैं समझता हूं कि काफी इस कोविड के कारण अगर काम में कुछ शिथिलता आई होगी नहीं तो उसका काम काफी तेजी से प्रारंभ हो गया था, वो काम प्रगति पर होगा। हमने पिथौरागढ़ में ट्यूलिप गार्डन का शुरुआत की है और हमारी कोशिश है कि जो हमारा नैनी सैनी हवाई अड्डा है वहां के लिए एयर सर्विस शुरू हुई है।
फ्यूचर की दृष्टि से, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा क्षेत्र विकसित होगा। और हमने जो 13 न्यू डेस्टिनेशन के लिए चयनित किया है, वो मोस्ट मानू वाला एरिया, वो भविष्य में हमारे राज्य के लिए एक ऐसा डेस्टिनेशन होगा जहां पर दुनिया से लोग आएंगे। इस कल्पना के साथ उसको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हो सकता है कि आज से आने वाले 10-12 सालों में आप देखेंगे कि वहां पर बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हाई एंड टूरिस्ट ये उत्तराखंड में आए। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत होगा या लोक निर्माण विभाग के द्वारा होगा, मुझे लगता है कि 33 करोड़ के करीब की सड़कें हमने वहां पर स्वीकृत की हैं, और अधिसंख्य सड़कों में काम शुरू हो गया है। सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे सौभाग्य मिला था इसको शुभारंभ करने का, और प्रकाश जी और हम लोगों ने बहुत शॉर्ट टाइम में, मेरे पास 5-6 महीने विभाग मंत्रालय रहा था 2011 में, और उस 6 महीने में हमने तय किया था कि पिथौरागढ़ का इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करना है। हमने वो इंजीनियरिंग कॉलेज रिकॉर्ड टाइम में हमने उसको शुरू किया था। बहुत सारे लोगों ने बहुत उस समय अफवाहें फैलाई, तरह तरह का भ्रामक प्रचार भी किया कि ये केवल चुनाव के लिए किया गया था, लेकिन उसका नुकसान उस समय हमको पहुंचाने का प्रयास किया गया, नुकसान हुआ भी हमको। लेकिन आज पिथौरागढ़ का सीमांत क्षेत्र का इंजीनियरिंग कॉलेज आज हमारा गतिमान है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज, इसका निर्माण का कार्य ये प्रगति पर है। जो लिपू पास रोड है, इसकी भी एक बड़ी कहानी है। वहां पर जो चीफ इंजीनियर हैं वो जम्मू कश्मीर से यहाँ पर स्थानांतरित होकर आए थे, और वो मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सड़क को बनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन कुछ स्थानीय कारण है और कुछ अन्य कारण है, इनका मैं यहाँ पर सार्वजनिक रूप से उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इस रोड को बनने में तमाम बाधाएं आ रही हैं। हम सब समझते हैं कि ये सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसके कारण हमारे दुश्मन देशों के पेट में दर्द हुआ है, उनको तकलीफ हुई। कुछ लोग जो भोले भाले लोग हैं, उनको भी इसमें भरमाने का प्रयास किया गया था। लेकिन जब मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, शनिवार का दिन था, और वहां के जो जिलाधिकारी, हमारे जो आज हरिद्वार के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने, मैंने कहा कि रवि मुझे ये सड़क चाहिए, और जो सहयोग बीआरओ के लोग मांगते हैं उनको आप सहयोग करिए। किसी के विरोध से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के विरोध से न घबराने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है। आपको फोर्स चाहिए तो हम फोर्स आपको देंगे, लेकिन ये सड़क बनना बहुत जरूरी है। और जब वो सड़क बनी कुछ किलोमीटर तक, तो गोस्वामी जो वहाँ इंजीनियर हैं, उन्होंने मुझे वहाँ अपनी गाड़ी का एक फोटो भी, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। फिर जब लिपू लेक तक पहुँच गए तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन से भी जानकारी दी। वहाँ पर कोई और इंजीनियर हैं बनर्जी, उनका भी फ़ोन आया, और जो खुशी उनके दिल में थी वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, और मैं उनकी खुशी का एहसास कर सकता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि आज हमने अपने देश की जरूरत थी सड़क, उस सड़क को बनाने का काम आज हम कर पा रहे हैं। इससे हमारी जो मानसरोवर यात्रा है वो भी बहुत सरल हो जाएगी, और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है 6-7 हज़ार लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे देश को होगा कि आज हमारी सीमांत क्षेत्र तक आज हमारी सड़कें पहुँच चुकी हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। ऑल उधर रोड हो, उसका काम चल रहा है, और वहाँ पर हमने कभी उसकी परवाह नहीं की। हमारे सामने स्वामी जी बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि
धारचूला का विधायक आज भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, लेकिन हमने वहां पर 28 करोड़ रुपए की सड़कें दी हैं। सीमांत क्षेत्र है, 28 करोड़ रुपया हमने वहां पर सड़कों के निर्माण के लिए, केवल पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूं मैं, जो पीएमजीएसवाई से हैं वो अलग है, लेकिन 28 करोड़ रुपया हमने वहां पर सड़क निर्माण के लिए स्थानीय लोगों को दिया है। और हमारी कोशिश है कि हम वहां पर और वहां की जो आवश्यकता है उसके अनुसार हम वहां पर और भी अगर जो भी डिमांड होगी हम उसको पूरा करेंगे। आज हमने मिशन दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन को दिया है उसको पूरा करने का लक्ष्य, कि हर घर तक नल पहुंचाने का काम आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 तक इसको पूरा करना है। जिस तरह से हर गरीब को छत देने का काम, आवास देने का काम, पक्का घर देने का काम, गैस कनेक्शन देने का काम, और जिस तरह से घर का नौकर हो, खेती में काम करने वाला मजदूर हो, नाई हो, जूता पालिश करने वाला हो, उसको भी पेंशन का अधिकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और जो उसकी पेंशन की जो राशि उनको जमा करनी होगी उसका 50% ये भारत सरकार दे रही है। इसी तरह से एक और मिशन की हमको 2024 तक हर घर को स्वच्छ जल देना है, जो मानकों पर खरा उतरता हो। मानकों के हिसाब से पानी देना है, उसको कितनी मात्रा चाहिए, उसका जो कितना शुद्ध होना चाहिए, इन सब चीजों का उसमें ख्याल रखा गया है। और यही नहीं, ये पानी सदैव मिलता रहे। कई बार हम सोर्स से पानी उठा लेते हैं, आगे गांव वालों के लिए पानी नहीं मिलता, या सोर्स हमारे नेचुरल प्राकृतिक कारणों से या अन्य कारणों से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कई बार समाप्त हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें इसकी भी व्यवस्था की गई है। तमाम एनजीओज की व्यवस्था की गई है जो इसमें जन जागरण का काम करेंगे। एक सुनिश्चित परसेंटेज जो एस्टिमेट का होगा उसमें जन जागृति के लिए, उसके लिए इसमें फंड की व्यवस्था की गई है। अब हमारा टारगेट है कि हम हर घर को नल दें, और मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि हम जो पेयजल विभाग है उनसे बातचीत करके हम जल्दी से जल्दी एस्टिमेट बनाकर भेजें। हमारी कोशिश है हम लक्ष्य आधारित काम करें। हमारे पास लगभग अभी 1.5 वर्ष है काम करने के लिए, और कार्यकर्ता जो पेयजल के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, उनसे बातचीत करके और उस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे तो एक बहुत बड़ा रचनात्मक कार्य हमारा होगा, और हम हर घर तक नल पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। अभी इसमें कुछ दिक्कतें हैं। कई बार जो गांव में लोगों के पास पैसा नहीं होता है, लगभग कनेक्शन चार्ज ही 2350 रुपया है, 2300 कुछ रुपया है, और इससे निश्चित रूप से लोगों की जो इनकम है वो भी प्रभावित हुई है। राज्य सरकार के राजस्व में भी भारी कमी आई है। तमाम जो हमारे आय के सोर्स हैं वो बहुत ही उनमें संकुचन आया है। पर ऐसी परिस्थितियों में भी हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि कैसे हर घर को नल दिया जाए। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनको भी बहुत जल्दी हम उसके बारे में फैसला लेंगे। बहुत जल्दी आपको उसके लिए खुशखबरी मिलेगी। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है उसको हम पूरा करें। हमारे राज्य में नेशनल लॉ कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी। आज हमारे राज्य में आप सब लोगों के आशीर्वाद से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारी स्वीकृत है। कुछ उसमें दिक्कतें खड़ी हुई बीच में, उन दिक्कतों को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सीपेट जिसमें 300% रोजगार की गारंटी है, हमारे राज्य में नहीं था, वो हमारे राज्य में खुल चुका है। बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छे रोजगार के मौके हैं, और 3 महीने से लेकर और अभी 6 महीना तक के कोर्सेज उसमें है। आगे चल करके उसमें
डिप्लोमा कोर्स होंगे, डिग्री कोर्स होंगे, पीजी कोर्स होंगे और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर आज सीपेट के माध्यम से खोले गए हैं। 25 आईटीआई उनको आधुनिकीकरण उनका करना, उसके लिए 600 करोड़ रुपया राज्य में हम लाए हैं। उसके माध्यम से उन आईटीआईज को उनको अपडेट किया जा रहा है, उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये हमारे विशेष प्रयास इस दिशा में हम लोग कर रहे हैं। पानी के लिए हमने तमाम जिलों में, जैसे पिथौरागढ़ में थर झील और कोई एक और है पिथौरागढ़ में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसे ही कोली ढेक है चंपावत में जो लगभग बनकर तैयार हो रही है, अल्मोड़ा में बनकर तैयार हो गई है। ऐसे ही पौड़ी जिले में, गैरसैंण में, देहरादून में, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी हल्द्वानी में रहती है। जो पानी का संकट हल्द्वानी में खड़ा हो रहा है, कई ट्यूबवेल वहां पर सूख चुके हैं, वहां के लिए 2700 करोड़ की लागत से उसकी स्वीकृति हो गई है। बहुत जल्दी उसमें कुछ औपचारिकताएं हैं, उनको पूरा किया जाएगा और जमरानी बांध का टेंडर निकाल के उसका काम प्रारंभ किया जाएगा। ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। देहरादून में भी सौंग बांध का प्रोजेक्ट है। नैनीताल के लिए कोसी से पेयजल का है, लगभग मुझे लगता है कि 150 करोड़ के आसपास की वो परियोजना है। ऐसे मसूरी के लिए है। इस तरह से चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है, जहां पर आज 500 स्कूल हमारे, वहां पर हम वर्चुअल क्लास ले सकते हैं। 500 स्कूल, 700 में भी काम चालू हुआ है, लेकिन 500 स्कूल हमारे आज वर्चुअल है। देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आने वाले 1.5-2 साल में हम उत्तराखंड में 2000 करोड़ रुपया हमारा स्वीकृत हुआ है भारत नेट के अंतर्गत, और बहुत अच्छी सेवा हम अपने दूरस्थ सीमांत क्षेत्र तक, आखिरी गांवों तक देने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 1.5-2 साल में इस काम को हम कंप्लीट कर पाएंगे। अगर परिस्थितियां सामान्य रही, असामान्य हालात कोई ऐसी स्थितियां नहीं बनी, तो हम 1.5 साल, 1.25-2 साल में हर गांव हमारा इंटरनेट से जुड़ जाएगा, केबलिंग से जुड़ जाएगा, और तमाम तरह के अवसर जो आज ई मार्केटिंग की बात होती है, ई और टेली मेडिसिन की बात होती है, टेली रेडियोलॉजी, टेली कार्डियोलॉजी, तमाम तरह की जो आज इस युग में तमाम सुविधाएं जो दी जा सकती हैं, उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए स्वीकृतियां हमारी हो गई हैं और आजकल में आदेश हम तक पहुँचने की संभावना है। तो ये 2000 करोड़ रुपए का निवेश ये हमारे राज्य में आएगा। हमने आज से 2 साल पहले डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट लोगों ने किया था और 1.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू उसमें साइन हुए थे। 23,000 करोड़ के एमओयू और 23,000 करोड़ ये ग्राउंडेड हो चुके हैं। इस बीच में तमाम और भी उद्योग और भी स्वीकृतियां हमारी होने वाली हैं। एक एरोमा पार्क हमारा स्वीकृत हो गया है और उस एरोमा पार्क में तमाम हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग एक्सोटिक प्लांट्स की खेती कर सकते हैं उनको अच्छे दाम मिलेंगे और उसका स्कोप हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसमें बहुत ज़्यादा है। उसमें हमारे गांव की हमारी बेटियां, हमारी बहनें बहुत अच्छा काम कर सकती हैं और वो हमारे राज्य के भविष्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। आयुर्वेद की दृष्टि से, एरोमा की दृष्टि से, जड़ी बूटियों की दृष्टि से ये हमारे प्रदेश में नए नए रोजगार का अवसर देगा। हॉर्टिकल्चर में आज हमने 10,000 क्लस्टर इस बीच में डेवलप किए हैं। हमने 100 ग्रोथ सेंटर, रूरल ग्रोथ सेंटर ये राज्य में स्वीकृतियां दी हैं। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है कि कैसे गांव में ही हम रोजगार दे सकते हैं। 100 उसमें स्वीकृतियां दी गई हैं और अभी हमको लगभग 600 और बनाने हैं ये, लेकिन अभी 100 हमारे प्रारंभ हों, उनमें काम हो रहा है। उनका क्या रिजल्ट आता है उसको हम आने वाले समय में हम उसके परिणाम देखेंगे। बहुत लाभप्रद होगा। जो हमारी पहाड़ी गाय है, बद्री गाय,
और बिल्कुल आपका पुराना हिस्सा रहा है चंपावत नरियाल गांव में हमने बद्री गाय के संरक्षण का काम शुरू किया है। हमने चीड़ की पत्तियों से बिजली बनाने का काम शुरू किया है और चीड़ की पत्तियों पर अभी 3-4 दिन पहले राज्य सरकार ने मैंने घोषणा की है कि हम 100 रुपया कुंटल जो चीड़ की पत्तियां एकत्रित करेंगे, 1 रुपया उसको वन विभाग देगा, 1.5 रुपया जो प्रमोटर होगा वो देगा और 1 रुपया राज्य सरकार पर केजी देगी, यानी 3.5 रुपया किलो पिरूल की पत्तियां, चीड़ की पत्तियां, सूखी पत्तियां, और उससे बिजली बनाने का काम हम करेंगे। हमारे जो खेत बंजर हो रहे हैं, हमने कहा खेती नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें बिजली की खेती करिए, सोलर फार्मिंग करिए। उसके लिए हमने राज्य में खोला है और लगभग 200 मेगावाट से अधिक के टेंडर हमारे अवार्ड हो चुके हैं। कुछ और इस बीच में और निकले हैं, वो भी उस पर भी टेंडर की प्रक्रिया उसमें भी चल रही है। तो उससे भी लोग सोलर एनर्जी या सोलर फार्मिंग करके और अपने आय के साधन बढ़ा सकेंगे। हमारी कोशिश है कि हर दिशा में हम लोग काम करें। हर दिशा में लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपने चॉइस के हिसाब से लोग काम कर सकें और राज्य की प्रगति में अपना योगदान करें, ये हमारा प्रयास है। काफ़ी देर हो गई मुझे बोलते हुए, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और कोई जानकारी अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं जानकारी देने के लिए आपके सम्मुख हूँ। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आपने विस्तृत केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में रखा, इसके लिए मैं आपके